हेलो एवरीवन, दिस इज सीए गौतम जैन। और जैसा हमने डिसाइड करा था कि हम लोग है ना अच्छे अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, तो आज हम लोग है ना स्टार्ट करते हैं विद एनपीओ। एनपीओ के जबरदस्त 8-10 सवालों की मस्त वाली मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं इन अ लाइन। किस तरीके से उन क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए, कैसे रीड करना चाहिए, कैसे वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। मेरे बच्चे, एनपीओ आपके ऑलमोस्ट हर एग्जाम में एग्जाम अपीयरेंस इसका होता है। एग्जाम वेटेज में मानूं तो मेरे को लगता है 8 से 12 नंबर का इसका एग्जाम वेटेज बनता है। ठीक है, 8 to 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इसको आपको अटेम्प्ट करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, ये सब डिसाइड आप तब करिएगा जब ये आप 8-10 क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं इसको आप सॉल्व कर ले मेरे साथ। मैं एक बेसिक अजम्पशन पे काम कर रहा हूं कि आपने एनपीओ के कॉन्सेप्ट वगैरह कवर कर रखे हैं और अब आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आए हुए हैं कि हाँ सवाल साथ साथ लगवा दो। इसमें एक अलग सी तकलीफ होती है क्वेश्चंस को लगाने, तो मैं ये मान के चल रहा हूं छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे मैं वापस से बार बार डिस्कस करते रहूंगा, पर मेजर कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। तो एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट बहुत दिन पहले रिवाइज करे हो तो आप लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फटाफट कॉन्सेप्ट को गो थ्रू कर लीजिएगा। चलिए आ जाइए। सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि एनपीओ से सवाल बनता कैसा, तो एग्जामिनर कैन डिवाइड द क्वेश्चन इनटू 3 पार्ट्स, मतलब उसके पूछने के तरीके को 3 अलग अलग हिस्सों में तोड़ सकता है। सबसे पहला वो आपसे बोलेगा कि भैया बना दीजिए, सॉरी बना के देगा आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और साथ में दोस्तों आपको देगा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, और आपसे बोलेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन आप क्या बना दीजिए, आप बना दीजिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। ये बना दीजिए साहब, पहला तरीका उसका ये होता है। ठीक है, दूसरा तरीके की अगर मैं बात करूं तो दूसरा तरीका होता है वो आपको देता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उसके बाद वो आपसे बोलता है कि बना दीजिए सर आप रिसीप्ट एंड पेमेंट और बैलेंस शीट, ये बना दीजिए। और तीसरा तरीका मेरे बच्चे उसके पास क्या होता है, वो है ना आपके सामने देता है बैलेंस शीट, वो भी ओल्ड फॉर्म की, मतलब ओल्ड फॉर्म में कहने का मतलब ओल्ड ईयर की, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, और बोलता है कि इससे बना दीजिए आप रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, ये बना दीजिए बैलेंस शीट करंट ईयर की। तो ये वो 3 तरीके के सवाल पूछना पसंद करता है मेरे बच्चे। अब इन्हीं 3 में से वो ज्यादातर कौन से पूछता है बच्चे, तो ज्यादातर थोड़े से आसान वाले पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा हाई चांसेस होते हैं वो पहला इसी अप्रोच से पूछ ले। देन उसके बाद मॉडरेट चांस है कि वो सेकंड नंबर पे अगर आपको परेशान करना चाहता है तो इस अप्रोच पे पूछे क्वेश्चन। और थर्ड नंबर पे बनता है मेरे बच्चे कि अगर उसने सोच ही लिया है कि इस बार बच्चों की बैंड ही बजा दूंगा, तो फिर वो इस अप्रोच पे चला जाए कि वो ज्यादा जानकारी दे ही ना आपको, पूरी पूरी चीजें आपसे बनवाए। ठीक है, तो वो 3 तरीके से सवाल आपसे पूछना चाहता है। ठीक है, चलिए आ जाइए। हम लोग भी अपनी प्रैक्टिस इस तरीके से करते हैं। मैंने क्वेश्चंस पहले मॉड्यूल से इंपॉर्टेंट जो लगते थे वो उठाए हैं, देन मैं आपको कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आरटीपी एमटीपी वाले, और 8-10 क्वेश्चन में हमारा एनपीओ के मेजरली सारे के सारे कॉन्सेप्ट और एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकता है बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसी कैटेगरी से जहां पे एग्जामिनर ने हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन देके रखी है। आ जाइए इधर, आ जाइए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे नोट्स का बच्चों। ये बेसिकली आपके इंस्टीट्यूट के अगर मैं देखूं तो ये शायद इलस्ट्रेशन 7 या इलस्ट्रेशन 8 में से कोई होगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्या बोला गया, सबसे पहले बोला गया फॉलोइंग वाज द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एक्स क्लब। बच्चे एक्स का नाम सुन के पुराना एक्स याद आ गया क्या, छोड़ दीजिए उसको। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको देके रखा हुआ है, तो ये सबसे पहले आपका ये बना के उसने दे दिया रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बहुत शानदार है सर, इतना बड़ा रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट बना के दे दिया। इसके नीचे क्या करा, बोला यू आर गिवन विद द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये कुछ आपको और जानकारी दे दी जो आपको मदद करेंगी। ठीक है, ये आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी। और इसके बाद मेरे बच्चे उसने यहां आखिरी में बोला फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, ये हमारा इस साल है, इस साल की बात करें, द ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर टू बी इंक्रीज बाय टोटल ऑफ ₹200, मतलब एक छोटा सा एडजस्टमेंट यहां पे भी डाला हुआ है उसने। और फिर बोला प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अरे हाँ की ना, मतलब आपसे 2 चीजें मांग ली, एक हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक हो गया बैलेंस शीट, ये 2 डिमांडें उसने आपसे कर दी। अरे हाँ की ना, पहली कैटेगरी क्वेश्चन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विद एडिशनल इंफॉर्मेशन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट आपसे बनाने को बोला गया। ठीक है, अगर मैं सवाल स्टार्ट करूं उससे पहले आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूं बच्चे। हर एक बच्चे के दिमाग में एक छोटा सा डाउट होता है, हम सर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन की मदद से हम लोगों को बनाना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हम बनाएंगे। हमको बनाना होता है बैलेंस शीट, ये भी हम बनाएंगे। बैलेंस शीट कहने का मतलब क्या हो गया, बैलेंस शीट कहने का मतलब हो गया करंट ईयर की बैलेंस शीट, ये भी हम बनाएंगे। क्वेश्चन ने दोनों पूछा।
बच्चे जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको सॉल्व करते में एक एहसास होता है कि उनको एक और बैलेंस शीट बनानी पड़ रही है। उस बैलेंस शीट का नाम है मेरे बच्चे ओपनिंग बैलेंस शीट, और वी कैन से बैलेंस शीट ऑफ लास्ट ईयर। बच्चों को हमेशा एक दिक्कत लगी रहती है कि सर ये बैलेंस शीट कब बनाई जाती है, ये हमको क्या हर सवाल में बनानी होती है क्या, इसके बिना क्वेश्चन आगे चल ही नहीं सकता। तो मेरे बच्चे मैं आपको बता देता हूं कि आपको ओपनिंग बैलेंस शीट कब बनानी पड़ेगी। ये थर्ड चीज बनेगी कि नहीं बनेगी, ये साइलेंट होता है, क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जैसे हमारे क्वेश्चन में बोला इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना दीजिए, क्लोजिंग बैलेंस शीट बना दीजिए। ये थर्ड वाला बैलेंस शीट जो थर्ड जो अकाउंट है या फिर हम बोले तीसरी चीज जो हमको बनाने को है, ये कब बनाई जाएगी, कैसे पता चलेगा, इधर देखिएगा बच्चे। ये हमारा ईयर एंड हो गया, ठीक है। ईयर एंड होता है, मान लीजिए ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। अब ओपनिंग में क्या हुआ होगा, पिछले साल की सारी किताबें खत्म हुई होंगी। सारी किताबें कहने का मतलब पिछले साल की इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली बुक बंद हो गई होगी हमारे यहाँ, रिसीप्ट एंड पेमेंट वाली बुक बंद हो गई होगी हमारे यहाँ। जिंदा क्या रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर की बैलेंस शीट। इस साल सर हम रिसीप्ट एंड पेमेंट बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे और बनाएंगे करंट ईयर की बैलेंस शीट जो बनाई जाती है। रिसीप्ट पेमेंट क्वेश्चन में गिवन है हमको, चलो ठीक है। अब ये जो बैलेंस शीट है हमारी, इसको सर बराबर बनाने के लिए आपको बहुत सारी पुरानी बैलेंस शीट के आइटम की जरूरत पड़ती है। सारे आइटम की भरपाई क्वेश्चन कर देता है, आपको जानकारी देता है एक्सेप्ट दी वन। वन क्या है सर, हमको सर इस बैलेंस शीट को बराबर बनाने में जरूरत पड़ती है बच्चे कैपिटल फंड की। और स्पेसिफिक होके बोलूं सर तो ओपनिंग कैपिटल फंड की, कि कैपिटल फंड में ओपनिंग से बैलेंस क्या देके रखा हुआ है। अगर ओपनिंग कैपिटल फंड का बैलेंस क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, लाइक ओपनिंग कैपिटल इज दिस, तो आपको पुरानी बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर ओपनिंग कैपिटल फंड का बैलेंस क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है बच्चे, तो आपको पुरानी बैलेंस शीट को भी वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा और फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ओपनिंग कैपिटल का क्या बैलेंस निकल के आएगा, और फिर ओपनिंग कैपिटल आप फाइंड आउट करके अपनी बैलेंस शीट को कंटिन्यू कर पाओगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो इसका मतलब बड़ा सिंपल हो गया कि ओपनिंग बैलेंस शीट की डिपेंडेंसी किस चीज पे है, ओपनिंग बैलेंस शीट की डिपेंडेंसी है ओपनिंग कैपिटल पे। अगर ओपनिंग कैपिटल हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में तो बनाने की जरूरत नहीं है, अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है तो उसको बनाना पड़ेगा। चलो ये एक बात हो गई आपके साथ, आगे आ जाते हैं। अब बच्चे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं बढ़िया तरीके से, और मैं ये सब रफ कर देता हूं ताकि हमारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मार्क ना दिखे, ठीक है। आ जाइए अब, ठीक है, रीड करते हैं। अब क्वेश्चन को रीड करने का तरीका भी समझ लीजिए, पहला क्वेश्चन है इसलिए सब डिटेल में बता रहा हूं आपको, मस्त तरीके से समझते चलिए। सबसे पहले देखिए, जब भी पेपर में आप क्वेश्चन उठाएंगे सबसे पहले आप जाइए एडिशन इंफॉर्मेशन पे, एडिशनल इंफॉर्मेशन पे जाइए, देखिए एडजस्टमेंट किस किस पे देके रखे, जिस जिस चीज पे एडजस्टमेंट देके रखे हैं सबसे पहले जाके उसको मार्क करना शुरू कर दीजिए। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साहब हमको देके रखा है सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट, मैंने डाल दिया एडजस्टमेंट नंबर 1। ऊपर आया मैं, सब्सक्रिप्शन सर क्या होता है, मेंबरशिप फीस होती है, मेंबरशिप फी रिसिप्ट साइड पे होगी कहीं ना कहीं। ये देखिए ये लिखा है डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन, ये लिखा है, मैंने यहां डाल दिया पॉइंट नंबर 1 डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन। अरे हाँ की ना, विजिबल रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे बोला अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, मैंने इसको पॉइंट नंबर 2 बोल दिया। ड्यू फॉर प्रिंटिंग मतलब ये खर्चा रहा होगा प्रिंटिंग वगैरह का, तो खर्चा है तो पेमेंट वेमेंट साइड पे रहा होगा कहीं ना कहीं। ये देखिए ये मिल गया मुझे, मैंने यहां पे डाल दिया प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस पे पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 2 देके रखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है साहब। फिर नीचे बोला चेक प्रेजेंटेड बिंग पेमेंट फॉर रिपेयर, चेक प्रेजेंट करे हुए हैं सर बिंग पेमेंट फॉर रिपेयर, तो मतलब ये रिपेयर के ऊपर एक पॉइंट हो गया सर आपका, तो ये पॉइंट नंबर 3 हो गया आपके लिए। ऊपर गए सर अपन, अगेन रिपेयर एक खर्चा रहा होगा, खर्चे वाली साइड पे ढूंढ लेते हैं। देखिए रिपेयर एंड इक्विपमेंट हमको मिल गया, यहां मैंने डाल दिया पॉइंट नंबर 3। अरे हाँ की ना। इसके तुरंत बाद सर हमको मिला एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट, मशीनरी और इक्विपमेंट की वैल्यू हमको यहां पे मिल गई। ये देखिए मशीनरी और इक्विपमेंट, इसको भी हम ऊपर लेके गए। मशीन इक्विपमेंट हमने डेफिनेटली खरीदी होगी, कुछ ना कुछ हुआ होगा, तो यहाँ पे देखिए मूविंग मशीन यहाँ दिया हुआ है, तो यही है मशीन इक्विपमेंट, इस पे डाल दिया हमने पॉइंट नंबर 4, ठीक है सर। इसके बाद हमने बोला इंटरेस्ट नॉट येट एंटर इनटू द पासबुक, इंटरेस्ट की रिकॉर्डिंग नहीं हुई है पासबुक में। इंटरेस्ट साहब आपको मिला होगा, मैं मान के चलता हूं, तो अगर मैं मान के चल रहा हूं मिला है तो रिसीप्ट साइड मिल जाना चाहिए, पे करा होता तो हमको पेमेंट साइड मिलता। तो इंटरेस्ट हमको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, इसको हमने डाल दिया पॉइंट नंबर 5, इंटरेस्ट का भी हमने नोटिंग कर दी, हो गया पॉइंट नंबर 5 हमारा। एंड 6 हो गया सर बोनस टू ग्राउंड्समैन आउटस्टैंडिंग, कि बोनस देना था हमको ग्राउंड्समैन को, तो बोनस देना था तो पेमेंट साइड पे देख लीजिए कुछ बोनस वगैरह दिया हुआ है क्या, यहाँ पे, यहाँ ग्राउंड्समैन फी दिख रही है, यहाँ पे दिख रहा हुआ है ग्राउंड्समैन फी पे ही चाहे तो इसको डाल दीजिए आप, ये उठा के डाल दीजिए पॉइंट नंबर 6, ग्राउंड्समैन फी पे ग्राउंड्समैन बोनस को भी मैंने डाल दिया, ठीक है। नहीं भी डालता तो काम चल जाता, ठीक है साहब। इसके बाद भाई साहब आखिरी में जाइए, नीचे भी एक एडजस्टमेंट लिखा हुआ था, नीचे एडजस्टमेंट क्या था,
The honorarium to the secretary and the treasurer are to be increased by total of rupees 200. ऑनोरेरियम टू ट्रेजरर जो है वो इंक्रीज हो रहा है 200 से, हमको मतलब नहीं है, हम इसको देते हैं पॉइंट नंबर 7 नाम। और पॉइंट नंबर 7 को भी हम ऊपर लिख देते हैं ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम के बारे में कहां लिखा हुआ है, ये देखिए ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी, ये लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 7। ये पूरा एक ही पॉइंट है दोनों मिला के, ठीक है। ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, अरे हाँ की ना, ये हो गया साहब, ये पॉइंट नंबर 7। सबसे पहले हमने कुछ नहीं करा मेरे बच्चे, सिंपल मार्किंग कर ली। सिंपल क्या कर ली बेटा, मार्किंग। ये तो हम कर ही सकते हैं, हाँ हमारी स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गई, हमने एडिशन प्रोपोर्शन को मार्क कर लिया, ठीक है। सेकंड चीज क्या करना है, क्वेश्चन ने बनाने को क्या क्या बोला था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट आप बना दीजिए फटाफट। मैंने इनके फॉर्मेट ऑलरेडी बना रखे हैं। ये देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोला उसने फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, लिख देता हूं। बैलेंस शीट बोल रखा है 31 मार्च 2022, लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये हमने बना रखा है। अब इन दो के फॉर्मेट भी खींच दिए। सर इसके अलावा किसी की जरूरत पड़ेगी क्या, मैंने क्वेश्चन शुरू करने से पहले बच्चों को बताया वर्किंग नोट बहुत सारे जरूरत पड़ती है, पर एक वर्किंग नोट भाई साहब कब बनेगा उसके बारे में मैंने चर्चा करी कि साहब बैलेंस शीट बनेगी ओपनिंग, मतलब एज एट 31 मार्च 2021 ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी। ओपनिंग बैलेंस शीट कब बनेगी सर, ओपनिंग बैलेंस शीट तब बनेगी जब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं दिया होगा। क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल फंड था क्या, मैंने पूरी एडिशन इंफॉर्मेशन पढ़वाई। ओपनिंग कैपिटल फंड मेरे बच्चों एडिशन इंफॉर्मेशन में ही होगा, एडिशन इंफॉर्मेशन में नहीं है इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं है। तो यहां पे हमने बोला कि ओपनिंग कैपिटल फंड क्वेश्चन में नहीं है, ओपनिंग कैपिटल फंड की इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हमको क्या बनाना पड़ गया, ओपनिंग बैलेंस शीट। हमने ओपनिंग बैलेंस शीट को बना दिया। क्या ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट बन गई, तो मतलब मैंने एक और वर्किंग नोट भी बना के रखा हुआ है, बना के रखा है, ठीक है। अब बच्चों कुछ नहीं करना है, अब हमारे सामने ये पूरा का पूरा अकाउंटिंग की रिसीव पेमेंट की चीजें दे के रखी हुई हैं। हमको सबको पता है कि ईच एंड एवरी आइटम अकाउंटिंग शुड बी रिकॉर्डेड 2 टाइम। तो हमको देखना है कि रिसीव पेमेंट में जो आइटम आए हुए हैं अलोंग विद देयर एडजस्टमेंट, इसकी बुक्स में रिकॉर्डिंग कहां कहां पे होनी चाहिए। क्या इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आना चाहिए, क्या इसको बैलेंस शीट में आना चाहिए, और अगर कोई आइटम पिछले साल का है तो उसको कहां आना चाहिए, पिछले साल की बैलेंस शीट में आना चाहिए। तो किस आइटम को कहां पे आना चाहिए, हमको बस उसको वहां पे जाके पोस्ट करना है और हमारा डेटा खत्म हो जाएगा अपने आप ही, हमारा काम अपने आप ही हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है, बिल्कुल सर समझ में आती है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, ऑरेंज से सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। सबसे पहले सर ये रिसीव्ड साइड है, रिसीव्ड साइड पे हमको सबसे पहले यहां पे दिया हुआ है कैश इन हैंड, ठीक है। फिर दिया है बैलेंस एट बैंक एज पर द पासबुक, डिपॉजिट अकाउंट, करेंट अकाउंट। ओहो, मतलब यहां पे 1, ये 2, ये 3, ये हमको देके रखे हुए हैं कैश एंड बैंक का डेटा, कैश एंड बैंक का डेटा। यहां पे करेंट अकाउंट भी है, डिपॉजिट अकाउंट भी, दो खाते बैंक में खुले हुए हैं, ठीक है साहब। मेरा सवाल ये रिसीप्ट एंड पेमेंट में सबसे पहले शुरुआत में लिखा हुआ है, बच्चा जानता है रिसीप्ट एंड पेमेंट में अगर शुरुआत में लिखा हुआ है तो ये बैलेंसेस क्या है, ओपनिंग कैश बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है बेटा जी, ओपनिंग। अगर ये ओपनिंग कैश बैलेंस है तो बताओ ये इस साल की बैलेंस शीट का हिस्सा है कि पिछले साल की। अरे सर बड़ी सिंपल सी बात है, ओपनिंग बैलेंस कैश का कहां पे आया होगा, लास्ट ईयर हिसाब किताब बंद हुआ होगा, बैलेंस शीट बनी होगी, बैलेंस शीट के अंदर कितना कैश है वो नोट करा होगा उन्होंने, और जो बैलेंस शीट में कैश नोट करा वो पिछले साल का क्लोजिंग था और वही इस साल का क्या हो जाएगा, ओपनिंग। तो इसका मतलब ये जो डेटा है ये कहां रिकॉर्ड होना चाहिए था, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में। क्या हम लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बना रहे हैं, हाँ सर हम लोग बना तो रहे हैं लास्ट ईयर की बैलेंस शीट। तो चलिए मेरे बच्चे फटाफट इसको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में अपन लोग लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए आज ये मैं लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आ गया, यहां पे मैंने लिख लिया लास्ट ईयर बैलेंस शीट हो गई, लायबिलिटी एसेट। यहां वर्किंग नोट मैंने सबसे पहले नीचे की तरफ लिख दिया बच्चे, हमारे पास कैश था, हमारे पास एक करेंट अकाउंट है, हमारे पास एक डिपॉजिट अकाउंट है। अमाउंट कितना कितना था लिख के लेके आना था मुझे, कोई बात नहीं। कैश, करेंट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट देख लेता हूं कितना कितना अमाउंट है, 100, 2230 और 600, ठीक है। कैश में 100 है, करेंट अकाउंट में 600 है और ये हो गया 2230। अच्छे से लिख देते हैं, एक सेकंड देना बेटा, 2230 ये हो गया, एकदम सही बात है साहब। ये मैंने बैलेंस शीट में डाल दिया साहब, बिल्कुल कि पिछले साल का, पिछले साल की बैलेंस शीट में रहा होगा, यहीं से ये ओपनिंग आया होगा, बिल्कुल सर। तो सर इसका काम तमाम हो गया, ये हमने इसको निपटा दिया, इन सबको निपटा दिया, इनको हम अलग कर देते हैं फटाफट। मैं मिटाते जा रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा रफ ना होते जाए इसलिए, ठीक है। तो ये हमारे पास से खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं सीधे बैंक इंटरेस्ट पे। अगला आइटम क्या दिख रहा है, बैंक इंटरेस्ट। एकदम क्वेश्चन सीक्वेंस में स्टार्ट करा मैंने, बैंक इंटरेस्ट पे बात कर लेते हैं। अब मेरे बच्चे आइएगा बैंक इंटरेस्ट की बात करते हैं। यहां पे बैंक इंटरेस्ट 30 रुपए है। क्या बैंक इंटरेस्ट के ऊपर कोई चर्चा है, बिल्कुल चर्चा है। चर्चा किस पे, पॉइंट नंबर 5। आ जाइए पॉइंट नंबर 5 देख लेते हैं। क्या बोला गया कि इस साल रिसीव्ड एंड पेमेंट साइड पे लिखा है कि आपको पैसा मिला है 30 रुपए। कितना बैंक का ब्याज मिला आपको, 30 रुपए। इसका मतलब यह हो गया कि हमको 30 रुपए का ब्याज इस साल मिल गया, ठीक है। नीचे क्या पॉइंट लिखा है,
इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन दी पासबुक, मतलब इंटरेस्ट पासबुक में आया ही नहीं। अब बच्चे अगर कोई इंटरेस्ट पासबुक में आया ही नहीं है तो क्या हमने उसको रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट में लिखा होगा? बिल्कुल नहीं लिखा होगा। बैंक वगैरह में अगर ब्याज मिलते हैं तो पासबुक हम देखते हैं और उसमें जो ब्याज हमको मिलते हैं उन्हीं को जाके हम रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने पास। तो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट मतलब वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो पैसा खाते में आना था और खाते का हिसाब किताब में वो पैसा रिकॉर्ड हो ही नहीं पाया। तो कहने का मतलब ये 20 रुपए जो है ये अनरिकॉर्डेड रह गया। अब मुझे आप बता दीजिए, अगर मैं आपसे छोटा सवाल पूछ लूं, इस साल की इनकम कितनी है? अगर मैं बोलूं कि ये करंट ईयर है, हमारे पास इंटरेस्ट रिसीव हुआ 30 रुपए। कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ साहब? 30 रुपए। और 20 रुपए का इंटरेस्ट हमने कमा लिया, पर वो पासबुक में रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, इस चक्कर में वो आया ही नहीं। तो सर बताइए, क्या वो भी हमारा इंटरेस्ट है कि नहीं है साहब? बिल्कुल है। तो पासबुक में वो आया नहीं, इसका मतलब मान लेते हैं कि अब हमको शायद मिला नहीं वो इंटरेस्ट। ठीक है साहब, तो हमारा वो इंटरेस्ट अक्रूड इंटरेस्ट हो गया कि हम लोगों ने इंटरेस्ट कमा लिया, बट विच इज नॉट रिसीव्ड, इसलिए वो पासबुक में भी नहीं आ पाया और इसलिए वो रिसीव्ड इन पेमेंट अकाउंट में भी नहीं आ पाया, पर हमने कमा लिया। ठीक है, तो इसका मतलब इस साल हमने टोटल इंटरेस्ट कितना कमाया? 50 रुपए का इंटरेस्ट कमाया। 30 का मिल चुका है, 20 का मिलेगा। अरे हाँ कि ना? अब बताइए, क्या हम इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं? बिल्कुल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। भैया हमारी इस साल की इनकम कितनी हो जाएगी? हमारी इस साल की इनकम हो जाएगी 50, जो हमने कमा लिया। तो मैं इस साल के खाते में इनकम साइड पे जाऊंगा और यहां पे लिख दूंगा बाय बैंक इंटरेस्ट। सबसे पहले यहां लिखूंगा 30 रुपए हमको मिल गया था, 20 कमाया नहीं मिला, टोटल हो गया 50 रुपए का ब्याज आ गया। बोलिए कोई दिक्कत की बात है? नहीं, ये हमारी इनकम है, हमने इनकम साइड डाल दी। बिल्कुल डाल दी साहब। इसके बाद मेरे बच्चे इधर देखिएगा ध्यान से, ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज, इंटरेस्ट 30 का मिल चुका है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। 20 रुपए का इंटरेस्ट आपने कमा लिया पर आपको मिला नहीं है। तो अगर आपने कमा लिया, आपको मिला नहीं है, तो मेरे बच्चे मुझे बताइए, क्या इसको आपको सेकंड टाइम रिकॉर्ड करना पड़ेगा? बिल्कुल रिकॉर्ड करना पड़ेगा। किस तरफ रिकॉर्ड करा जाएगा बच्चों? ये आपका एसेट हो जाएगा और एसेट हमारे करंट ईयर का एसेट हो जाएगा। तो हम करंट ईयर की बैलेंस शीट में भागते हुए जाएंगे और एसेट साइड पे जाके लिख देंगे इंटरेस्ट अक्रूड, मतलब इंटरेस्ट कमा लिया। अरे हाँ कि ना? कितने रुपए का इंटरेस्ट सर? 20 रुपए का इंटरेस्ट। 20 रुपए का इंटरेस्ट हमने जाके यहां पे डाल दिया कि हाँ ये इंटरेस्ट हमने कमा लिया। बोलिए हाँ कि ना भैया? अगर वर्किंग नोट बनाना चाहे तो बना लीजिएगा, अदरवाइज छोटी कैलकुलेशन है, बिना वर्किंग नोट के भी काम चल जाएगा। पक्की बात है साहब? डन। सर हम क्या थोड़ा रफ वर्किंग नोट बना सकते हैं? हाँ, आप इसके थोड़े रफ वर्किंग नोट बना सकते हो, ऐसे ऐसे वर्किंग नोट भी बना सकते हो आप। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा फेयरली लिखना, मैंने कुछ ज्यादा रफ लिख रखा है। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो भाई ये सेकंड पार्टी का भी काम डन हो गया, बैंक इंटरेस्ट का भी काम डन हो गया, यहां से भी बैंक इंटरेस्ट का काम डन हो गया। आगे आते हैं हम, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन। बड़ा मुद्दा है सर, बात कर लेते हैं। 2600 रुपए का डोनेशन मिला, पॉइंट नंबर 1 इसके ऊपर बोला गया है। चलिए आ जाइए, इसका वर्किंग नोट बच्चे आपको हमेशा बनाना पड़ता है। मैंने बोला वर्किंग नोट नंबर 3, हेडिंग दिया डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन। आप अकेला सब्सक्रिप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने लिखा साहब सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। इस साल हमको सब्सक्रिप्शन मिला कितना? बच्चा जानता है रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट में लिखा हुआ है कि 2600 रुपए का सब्सक्रिप्शन मिला है, तो हमने 2600 रुपए का सब्सक्रिप्शन या नोट डाउन कर लिया। ये देख लीजिए, मिला। अब पॉइंट नंबर 1 में क्या बोला? कहा सब्सक्रिप्शन ड्यू। ड्यू का मतलब क्या हो गया बच्चे? सब्सक्रिप्शन ड्यू का मतलब हो गया कि सब्सक्रिप्शन मिलना अभी पेंडिंग था, पेंडिंग है, मतलब पैसा हाथ में नहीं आया, स्टिल वो बकाया है, आउटस्टैंडिंग है। कितना सब्सक्रिप्शन? अच्छा, सब्सक्रिप्शन क्या है हमारे लिए? मेंबरशिप फी है, मतलब पैसा हमारे पास आता है। ठीक है, हमारे लिए हमारी इनकम है। क्या है बच्चे? हमारे लिए हमारी इनकम। तो हमारी इनकम मिलना पेंडिंग है। 2021 कहा ओपनिंग में इनकम पेंडिंग थी 150 की और क्लोजिंग में इनकम पेंडिंग है 100 रुपए की। ओहो हो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। चलिए आ जाइए मेरे बच्चे, 150 और 100। इधर देखिए बेटा, इधर देखिए। इस साल हमको 2600 रुपए का हमको सब्सक्रिप्शन मिला बच्चे। कितने का सब्सक्रिप्शन मिल गया भैया? 2600 का। ये देखिए, ये बाल्टी है, बाल्टी के अंदर 2600 रुपए आ गए। अब 2600 रुपए अगर हमको करंट ईयर में रिसीव हुए, प्राप्त हुए, किसी ने कहा कि पिछले साल का बकाया 150 रुपए था। कितना था पिछले का बकाया भैया? 150। तो 150 अगर पिछले साल का बकाया था, मैं मान के चलूंगा कि वो 150 मेरे पास साल आ गया होगा। तो क्योंकि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इस साल आ गया, तो बताओ क्या उस 150 को मुझे हटाना पड़ेगा? बिल्कुल हटाना पड़ेगा। तो मैंने हटाया सबसे पहले आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। मैंने लिखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फी ऑफ लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, हटा दिया सब। ठीक है, फिर बोला कि इस 2600 में क्या नहीं आ पाया? इस साल के 100 रुपए थे, सब्सक्रिप्शन ड्यू हो गया था, हमने कमा लिया था, पर हमको मिला नहीं।
अब हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं अक्रूवल बेसिस पे। अक्रूवल बेसिस क्या बोलता है, मैं अकाउंटिंग इस बेसिस पे नहीं करूंगा कि विच इज रिसीव और विच इज नॉट रिसीव, वो बोलता है मैं अकाउंटिंग इस बेसिस पे करूंगा विच हैव बीन अर्न बाय अस, जो क्या हमने कमाया है। अरे हाँ कि ना? तो बच्चे मुझे बताइए, क्या 100 रुपए हमने नहीं कमाया? बिल्कुल कमाया है, हमको मिला नहीं है। तो बच्चे ये भी हमारी इस साल की इनकम मानी जाएगी, हम अपनी इनकम में ऐड कर देंगे और यहां लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फी ऑफ करेंट ईयर। अरे हाँ कि ना? अब मेरे बच्चों इधर आ जाइए, फटाक से मैं टोटल लगा दूंगा, 2600 में से 150 गया, 100 प्लस 50 माइनस कर दूंगा, अल्टीमेटली तो हो जाएगा 2550। ये हो गया सब। तो 25-50 रुपए की मतलब क्या हो गई हमारी बच्चे, इनकम निकल के आ गई इस साल की कि हाँ भैया 2600 मिले थे, 150 पुराने थे, 100 इस साल के हैं जो मिले नहीं, पुराने वाले को हटा दिया, इस साल वाले जो पेंडिंग उनको जोड़ दिया और निकल आया 25-50। तो 25-50 की हमारी इनकम हो गई बच्चे। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भागते हुए जाएंगे और 25-50 लिख देंगे। यहां मैंने लिख दिया बाय सब्सक्रिप्शन फी, रेफर वर्किंग नोट नंबर 3 था या 4 था, कौन सा था? वर्किंग नोट नंबर 3 था ना शायद, 3, वर्किंग नोट नंबर 3, ये मैंने कर दिया यहां पे और यहां लिख दिया 25-50, ये लिख दिया 25-50। अरे हाँ कि ना? ठीक है साहब। इसके तुरंत बाद जब आपने ये करा बच्चे, इतने से ही काम नहीं चल जाएगा, और भी चीजें नोटिंग में आएंगी, इधर देखिएगा ध्यान से। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ इस साल का, उसको कहां पे आना चाहिए था? जो भी पैसा मिलता है वो रिसीव पेमेंट अकाउंट में आता है, वो ऑलरेडी आ चुका है रिसीव पेमेंट अकाउंट में। ठीक है साहब, वो नोट हो चुका है। और ये जो इस साल की इनकम है, इसको हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पहुंचा दिया, ये भी खत्म हो गया। इसको देखिए बाकी, अब आप इन दोनों को, ये 150 रुपया बकाया था। कब का बकाया था? लास्ट ईयर का। अगर लास्ट ईयर का इनकम आपने कमा लिया एंड विच इज आउटस्टैंडिंग, तो बताइए क्या ये लास्ट ईयर का एसेट रहा होगा कि नहीं रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा। तो ये लास्ट ईयर का क्या कहलाएगा बच्चे? एसेट कहलाएगा। और बच्चे इसके नीचे वाला 100 रुपए हमने इस साल कमाया और हमको मिला नहीं, तो ये करेंट ईयर का क्या कहलाएगा बच्चे? एसेट कहलाएगा कि इनकम कमा तो ली पर मिली नहीं। तो दोनों को हम करेंट ईयर की बैलेंस शीट में पहुंचा, दोनों को हम करेंट ईयर और लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में पहुंचाए थे। चलिए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, ये गए हम लोग। यहां हमने लिखा बैलेंस शीट पुरानी वाली है, तो इसमें हमने लिखा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। कितना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था भैया? भाई पिछले साल का 150, तो 150 रुपया पिछले साल का लेना था, हमने डाल दिया। फिर इस साल की में लिखा हमने सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। कितना आउटस्टैंडिंग है साहब इस साल का? 100 रुपया। 100 रुपया हमने करेंट ईयर वाली में चढ़ा दिया। अरे हाँ कि ना? करेंट ईयर मैंने येलो में बनाई है और लास्ट ईयर की मैंने ऑरेंज कलर में बैलेंस शीट बना रखी ताकि हमको डिफरेंशिएट हो सके। ठीक है, चलिए ये भी हो गया साहब हमारा डन, इसको भी डन कर दिया। नीचे से भी पॉइंट टिक करते चलिएगा ताकि कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, बाद में ये ये वाला पॉइंट हो चुका है और कौन सा वाला हो चुका है? ये वाला पॉइंट हो चुका है। ठीक है सर, इसके बाद आते हैं, आगे चलते हैं अपन। रिसीव्ड फ्रॉम टीस, कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। तो नॉर्मल रिसीप्ट है सर। मुझे बताइए, चाय वाय बेच के पैसा कमाना क्या बहुत बड़ी बात है? नहीं। तो ये नॉर्मल इनकम हो गई हमारी, नॉर्मल इनकम हो गई। हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले चलेंगे, इनकम साइड। हम इनकम साइड भागे लेके भागे और ये लिख दिया हमने बाय रिसीव्ड फ्रॉम टी, 300 रुपया। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले आइटम पे चलते हैं अपन फटाक से। कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स। बच्चे कभी कभी कुछ किराया विराया पे करना पड़ता है, उसमें कभी कभी लोग एनजीओ वगैरह के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर देते हैं, तो कुछ पैसा एनजीओ के पास आ जाता है वो किराया वगैरह भरने के लिए। तो बच्चे ऐसा ही किसी ने कंट्रीब्यूट करा होगा 100 रुपए का, तो अल्टीमेटली 100 रुपए एनजीओ के पास आ गया। एनजीओ के पास ऐसे कंट्रीब्यूशन के अमाउंट दान दक्षिणा आना है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी नॉर्मल बात है। तो एनजीओ के लिए बच्चे नॉर्मल रेगुलर इनकम जैसा काम करते हैं, तो ये भी एनजीओ की एक इनकम मानी जाएगी। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन टू फेयर जो आया अपन ने, वो अपन ने अगेन अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में गए और जाके लिख दिया बाय कंट्रीब्यूशन फॉर फेयर्स 100 रुपए। बस मैं अमाउंट गलत रिकॉर्ड ना कर लूं, बच्चे होते हैं तो अमाउंट गलत रिकॉर्ड नहीं होता क्योंकि वो क्लास में बता देते हैं। ठीक है, इसके बाद साहब आ गया मुद्दा सेल ऑफ इक्विपमेंट का। अब देखिए सर, सेल ऑफ इक्विपमेंट जबरदस्त मुद्दा है सर। मैं चाहूंगा कि इसको हम थोड़ा सा डिले कर दें, आखिरी में एडजस्टमेंट करें। सर क्यों करें, हम तो लाइन से सब कुछ करते आ रहे हैं। बच्चे इक्विपमेंट का सेल का थोड़ा सा एडजस्टमेंट होता है, मैं चाहता हूं कि हम उसको अच्छे से करें, डिटेल में बाद में। हाँ, अगर आपको आते हैं सब इक्विपमेंट के एडजस्टमेंट करें तो आप शुरू शुरू में इनको करके फ्री हो सकते हो, पर थोड़ा सा वेट कर लेते, थोड़ा सा वेट कर लेते अभी। ठीक है, तो मैंने अभी इसको पेंडिंग में डाल दिया, इसको अभी पेंडिंग में डाल दिया। ठीक है, पहले इजी इजी निपटा लेते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। फिर देखिए नेट प्रोसीड ऑफ वैरायटी, क्या बोल रखा है? नेट प्रोसीड ऑफ वैरायटी, कुछ कुछ आपके पास नेट इनकम वगैरह आ गई है, कुछ कुछ चीजें आ गई हैं। एंटरटेनमेंट किस तरह होगा, वहां से आपका 780 रुपए आए हैं बच्चे। इसके बाद डोनेशन फॉर फूड कमिंग टूर्नामेंट 1000 रुपए हैं। चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं। सबसे पहले एंटरटेनमेंट मेरे बच्चे, नॉर्मल रेगुलर एक्टिविटी हम लोग नॉर्मल करते रहते होंगे, कुछ ना कुछ एनजीओ वगैरह काम करते होंगे। आपने देखा होगा कि
इस्कॉन टेम्पल वाले जो होते हैं वो रोड वगैरह पे जाके गीता वगैरह सेल करते हैं, भगवान की किताबें वगैरह सेल करते हैं। तो क्यों? क्योंकि नॉर्मल एक एक्टिविटीज होती हैं। बहुत सारे अवेयरनेस वाले एनजीओ होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग है ना बड़ी सारी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, शो करते हैं, थिएटर करते हैं, लोगों में जागरूकता अवेयरनेस लेकर आते हैं, तो कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट करते हैं, वहां से पैसा इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसे ही इन्होंने भी कुछ इंटरटेनमेंट करा होगा, पैसा इकट्ठा हुआ, 780 रुपए रेगुलर इनकम है एनजीओ के लिए, कुछ बड़ी खास बात नहीं है। मैंने यहां पे डाल दिया बाय एंटरटेनमेंट 780, ये हो गया साहब। इसके बाद सर कहा डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट, मतलब अपकमिंग टूर्नामेंट, आने वाले टूर्नामेंट के लिए डोनेशन मिला हमको 1000 रुपए का। बच्चा बच्चा जानता है अगर दान मिलता है तो बड़ी नॉर्मल बात है, रेगुलर इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में आ जाता है। पर अगर दान मिला है और दान के साथ शर्त भी थी, कंडीशन थी कि उससे आपको स्पेसिफिक किसी पर्पस के लिए यूज करना है, जैसे बोला टूर्नामेंट खिलवाइएगा, तो अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दान मिला हुआ है मेरे बच्चे, तो बच्चा बच्चा जानता है ये स्पेशल डोनेशन कहलाता है। और स्पेशल डोनेशन जब तक आप परफॉर्म नहीं कर देते, ये आपके एनजीओ के सर का बर्डन होता है, एनजीओ के सर का भार होता है। तो बताइए साहब, इस 1000 को सेकंड टाइम कहां रिकॉर्ड करेंगे? इस 1000 को सेकंड टाइम रिकॉर्ड करा जाएगा करंट ईयर की बैलेंस शीट में। आप यहां पे लिखेंगे कि हमारे पास आया क्या, आया हमारे पास टूर्नामेंट फंड आया। टूर्नामेंट कराने के लिए फंड आया 1000 रुपए का। जब आप ये टूर्नामेंट करा दोगे तब ये फंड की जो लाइबिलिटी आपकी खत्म हो जाएगी। अरे हाँ कि ना? तो ये 1000 का फंड आ गया और ये 7820 टोटल है। मतलब हमने यहाँ पे सेल ऑफ इक्विपमेंट छोड़ के इस तरफ को रिसीव साइड को पूरा का पूरा खत्म कर दिया। अरे हाँ कि ना? ठीक है, फटाक से आ जाते हैं बच्चे पेमेंट साइड पे। आ जाए जल्दी से। पेमेंट साइड पे देखेंगे सबसे पहले क्या मिला हमको, ग्राउंड्समैन फी। क्या मिल गया बेटा? ग्राउंड्समैन फी। ग्राउंड्समैन फीस 750 रुपए की हमने पे करी है। अब बताइए ग्राउंड्समैन वगैरह जो भी हमारे एनजीओ के, बताइए नॉर्मल खर्चा है कि नहीं है? बिल्कुल नॉर्मल खर्चा है, एक्सपेंडिचर में आएगा। और इसके ऊपर एक पॉइंट भी है, चलिए आ जाइए देख लेते हैं। 750 का नॉर्मल खर्चा, पॉइंट देख लेते हैं क्या पॉइंट है, कौन सा नंबर पॉइंट था भैया? पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 देख लेते, देखिए बोलेगा बोनस टू ग्राउंड्समैन आउटस्टैंडिंग। ओ हो, आपने जो ग्राउंड सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं उनको आपने वचन दे रखा होगा कि हम बोनस वगैरह देंगे, विच इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। अब बताइए मेरे को सारे के सारे बच्चे, ये रहा आपका करंट ईयर, ठीक है? करंट ईयर में आपने ग्राउंड्समैन को फी दी उसके करे हुए काम के लिए, ठीक है, विच इज ₹750, ठीक है? आपने बोला कि अगर आप अच्छा काम करोगे हम आपको बोनस देंगे, आपको मतलब कुछ एक्स्ट्रा पैसा देंगे। ये जो बोनस है इसी साल का रहा होगा, इसी साल आपने वचन दिया होगा, तो ये जो बोनस का खर्चा है ये रिकरिंग खर्चा तो है। सवाल ये है कि क्या ये करंट ईयर का ही खर्चा है? तो बिल्कुल ये करंट ईयर का खर्चा है मेरे बच्चे। यहां लिखा भी हुआ है 31 मार्च 22 के नीचे 300 रुपए का, तो ये 300 रुपए का खर्चा भी आप ही का खर्चा माना जाएगा बच्चे, और इसको भी आपको अपने खर्चों में इनकम एंड एक्सपेंडिचर बुक करना पड़ेगा। तो 750 प्लस 300 कितना हो गया? ये दो अलग अलग नाम से चढ़ा देता हूं मैं, एक्सपेंडिचर में आ जाता हूं, इधर लिख देता हूं टू ग्राउंड्समैन, ऐसा कर देता हूं फी एंड बोनस, ऐसे जोड़ देता हूं। तो फी कितनी है? 750, बोनस उसको मिलना है 300, बोनस का अमाउंट 300, ये ना गड़बड़ तो नहीं है, चेक कर लो यार, हाँ 300। तो अल्टीमेटली उसके पास पैसा कितना जाएगा? उसके पास पैसा जाएगा 1050, इतना पैसा जाएगा, ठीक है साहब? अब ये 750 तो आपने पे कर दिया, इसकी तो बात खत्म हो गई। 300 आपको पे करना बाकी है। अब आपको पे करना बाकी है तो ये पेंडिंग है, आपके सर पे बर्डन है कि आपको है ना अपने ग्राउंड्समैन को 300 रुपए देना है बच्चे। तो ये क्या हो जाएगा? ये करंट ईयर का बर्डन है, ये करंट ईयर की लाइबिलिटी हो जाएगा। तो करंट ईयर की लाइबिलिटी में जाके आपने लिख देना है आउटस्टैंडिंग बोनस फॉर ग्राउंड्समैन, भी लिख सकते हो आप। कितना रुपए हो गया? 300 रुपए। ये आपने करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाके चढ़ा दिया। अरे हाँ कि ना? ठीक है, चलिए आ जाइए आगे चलते हैं। अगली चीज आ गई मूविंग मशीन। ओहो, अब बच्चों ये मूविंग मशीन जब आई तो मुझे लगता है कि अब इसका एडजस्टमेंट जबरदस्त कर ही दिया जाए। चलिए आ जाइए, ये एडजस्टमेंट देखिएगा, ये एक अच्छा एडजस्टमेंट है, सबको सीखना चाहिए। वर्किंग नोट ऑफिशियली बना देता हूं, वर्किंग नोट नंबर 4, ठीक है? मैंने बनाना है, आपको बता दूं एक छोटी चीज, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, एनपीयू, फाइनल अकाउंट्स, जब जब आप लोग है ना पूरा का पूरा हिसाब किताब बना रहे हो तब तब आप एक बात का ध्यान रखना कि क्वेश्चन के अंदर जब भी आपको फिक्स एसेट्स दिखेंगे तो उस फिक्स एसेट्स के ऊपर हमेशा डेप्रिसिएशन का कोई ना कोई हिसाब किताब बन रहा होगा। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होता नहीं है, आपको निकालना पड़ता है। डेप्रिसिएशन, सेल, परचेस कुछ भी निकालने को पड़ सकता है।
तो इसके लिए मैं हमेशा आपको बोलूंगा कि इनमें जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं फिक्स एसेट जो भी दिखाई दे रहे हैं, आप फिक्स एसेट का खाता बनाइए ही बनाइए। ये रिकमेंडेड नहीं है, मेरी तरफ से मैंडेटरी मान लीजिए आप, क्योंकि एग्जाम में ये आएगा ही आएगा। तो जैसे मूविंग मशीन दिखी साहब, मैं रुक गया, मेरे हाथ पैर रुक गए, क्योंकि मूविंग मशीन एक तरीके से हमारा फिक्स एसेट हो गया, एक एसेट हो गया। हमको साहब उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। आ जाइए कैसे मिलती है इंफॉर्मेशन निकालते हैं। खाता बनाना है हमको, खाता बनाना है। मैंने ये बना दिया मेरे बच्चे मशीन एंड इक्विपमेंट अकाउंट। हमारे में मशीन और इक्विपमेंट दोनों का नाम से लिखा हुआ था, ठीक है। मशीन इक्विपमेंट अकाउंट दुनिया का कोई भी खाता होगा बच्चे इसी फॉर्मेट में बनता है। गंदा फॉर्मेट है मेरा पर ठीक है साहब, काम चला लीजिएगा। डन। यहां मैंने लिख दिया पर्टिकुलर का पार्टी, यहां लिख दिया अमाउंट, यहां पर्टिकुलर का पार्टी, यहां लिख दिया अमाउंट। बताइए दुनिया का कोई भी खाता, ये तरफ क्या रहेगी डेबिट, ये साइड क्या हो जाएगी क्रेडिट। ये सब हम जानते हैं। अगर ये मशीन अकाउंट है तो बताइए साहब, मशीन एक एसेट अकाउंट है, एसेट अकाउंट का मेन बैलेंस क्या होता है, डेबिट की क्रेडिट। सर डेबिट होता है, एसेट अकाउंट जन्म डेबिट साइड से लेता है, तो मैंने डेबिट साइड पे जाके लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिख दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये मैंने यहां पे डेबिट साइड पे जाके लिख दिया। क्या ये बात क्लियर है? हाँ ये बात क्लियर है। अब बच्चे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके मैंने यहां पे इधर पे लिख दिया। अब मैं इधर पे आता हूं, कहां है भैया, इधर पे आता हूं। यहां पे देखिए, यहां मूविंग मशीन का कुछ पेमेंट डाला हुआ है, पॉइंट भी पढ़ता हूं साथ साथ। 4th नंबर पॉइंट है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीन इक्विपमेंट, ये दिया हुआ था। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीन इक्विपमेंट 1 अप्रैल 2021 में 800, कह रहे हैं ओपनिंग में 800 थी, क्लोजिंग में 1750 है। मैंने खाता बनाया मेरे बच्चे। सबसे पहले मैंने जाके लिखा कि मेरे पास जो मशीन है उसकी ओपनिंग में वैल्यू कितनी है, तो पता चला 800। क्लोजिंग में वैल्यू कितनी हो गई, क्लोजिंग की वैल्यू यहां पे चढ़ा दो धीरे से, बाय बैलेंस कैरेड डाउन, कितनी हो गई 1750। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, ये समझना फंडा। 1750 ओपनिंग का फिगर ओपनिंग में, क्लोजिंग का फिगर क्लोजिंग में, खाते में मैंने डाल दिया, ठीक है, मैंने कोई बड़ी चीज नहीं करी। वापस से खाते पे आता हूं, और क्या जानकारी दे रखी है, पहली जानकारी ये थी, मैंने इसको नोट कर लिया। दूसरी जानकारी क्या, दूसरी जानकारी दे रखी है कि मूविंग मशीन पेमेंट साइड लिखा है। अगर पेमेंट तो मतलब मूविंग मशीन आपने क्या खरीदी, खरीदी बेची। सर पे करा है मतलब मशीन खरीदी होगी, परचेज हुआ होगा, बिल्कुल बड़ी बात है। तो आपने मूविंग मशीन को परचेज कर लिया साहब, कितने की मशीन खरीदी है, 1500 की। अगर 1500 की मशीन खरीदी मेरे बच्चे, तो मैं फटाक से जाके अपने खाते की तरफ दौड़ लगाऊंगा, जाके वहां पे लिख दूंगा टू बैंक या कैश जो भी लिखना चाहूं, 1500 रुपए की हमने मशीन खरीद ली थी। मशीन खरीदते हैं तो बताइए, मशीन बढ़ती है, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। एंट्री भी आप जानते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए वो डेबिट साइड पे आ गया, ये मैंने लिख दिया डेबिट साइड पे। यहां तक भी बात ठीक होगी मेरे हिसाब से, कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो रही होगी। डन। फिर वापस से क्वेश्चन में दौड़ लगा दी बेटा, क्वेश्चन में दौड़ लगा दी बेटा फटाक से, ये भी हो गया। और ढूंढिए कि क्या कोई और जानकारी है, क्या कोई और जानकारी है क्या? हाँ सर है ना बच्चे, हमने यहां पे लिखा था पेंडिंग, देखिए क्या लिखा है, सेल ऑफ इक्विपमेंट। मशीन या इक्विपमेंट का एक हिस्सा हमने बेचा, और बेच के पैसा आया कितना रुपया, 80 रुपया। जो छोड़ रखा था ट्रांजैक्शन वही वाला है क्या? तो भैया इसको भी फटाक से नोट डाउन कर दोगे खाते के अंदर। बताओ अगर मशीन सेल करी है तो बताओ मशीन बढ़ी की कम हुई, कम हो गई। अगर एसेट कम होगा तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। यहां हमने लिख दिया बाय सेल या बैंक, जो भी लिखना चाहो आप खाते के लिए। कितने की मशीन बेची मेरे बच्चे, 80 रुपए की। कितने की बेची बेटा, 80। इसके अलावा कोई और जानकारी सवाल में देके रखी हुई नहीं है बच्चे। तो ये 800 1500 का जोड़ लगा लूं तो ये जोड़ हो गया 2300 रुपया। यहां का भी कितना आना चाहिए बैलेंस, बच्चा बच्चा जानता है दोनों साइड बराबर होती है, 2300 रुपया यहां पे देके रखा हुआ है। कैलसी उठा लिया मैंने, 2300 में से बैलेंस फिगर निकालना है। 2300 माइनस 1750 का क्लोजिंग है, माइनस 80 का सामान बिक गया। बताइए कितना बैलेंस फिगर आ रहा है, बैलेंस फिगर आ रहा है सर 470। क्या रीजन है कि 470 यहां पे क्रेडिट साइड पे आ रहा है? क्रेडिट साइड पे आइटम के आने के दो ही रीजन होते हैं, मशीन का कम होना। मशीन दो ही केस में कम हो सकती है, या तो मशीन आपने बेच दी मतलब सेल हो गई, या फिर मशीन डेप्रिशिएट हो गई। सेल की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, इसका मतलब ये जो जानकारी है काय की है बच्चे, डेप्रिसिएशन की। तो ये 470 का क्या हो गया, 470 का लग गया मेरे बच्चे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लग गया 470 का, हमने ढूंढ के निकाल दिया। बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल। अब चलो इनकी रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करते हैं, नोटिंग करना स्टार्ट करते हैं। सारा बच्चा ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सबसे पहले ये क्या है बच्चे, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस बताइए कहां पे आएगा? ओपनिंग बैलेंस है सर, ये आ जाएगा हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में कि हाँ लास्ट ईयर हमारे पास मशीन वगैरह कितने की थी, 800 की। चलो बेटा दौड़ लगाते हैं फटाक से। अच्छा सब कुछ यहीं कहीं पहले कर लें फिर लिख लेंगे, चलो ठीक है। 800 का
फिर ये क्या है सर, परचेज करा। परचेज करा तो आपने पैसा दिया होगा, पैसा गया तो कहां पे जाएगा, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में किस तरफ चला जाएगा बच्चे, पेमेंट साइड पे। बिल्कुल साहब, आ गया था 1500 रुपए पेमेंट साइड पे, वहीं से तो उठा के लेकर आए हैं, ठीक है। फिर ये सेल करा, सेल करा तो पैसा आया, पैसा आया तो नोटिंग कहां होगी, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में। सर किस तरफ हो जाएगी, रिसीव्ड साइड पे। बिल्कुल साहब, ये भी हमने नोट डाउन करके रखा हुआ है। इसके बाद ये आ गया डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। नॉन कैश एक्सपेंस जो है डेप्रिसिएशन, ये कहां आएगा, ये रेगुलर खर्चा है, ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड की। हाँ भैया, इतना खर्चा हमारा हो गया है डेप्रिसिएशन। और लास्ट में बचे क्लोजिंग बैलेंस 1750 का, ये कहां जाएगा, ये जाएगा हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, कि सारा हिसाब किताब करने के बाद हमारी मशीन इक्विपमेंट का बैलेंस क्या है, 1750। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो पूरे खाते का हर एक आइटम कहीं ना कहीं जाना चाहिए था। रिसीव्ड एंड पेमेंट के दोनों आइटम पहले से ही शिफ्ट हो चुके हैं, हमको बाकी आइटम को भेजना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में जाके 800 रुपए डाल देता हूं फटाक से। ओपनिंग बैलेंस शीट में मैंने नाम लिख दिया सर, मशीन एंड इक्विपमेंट, ये लिख दिया मैंने। अच्छा, कलर चेंज, मशीन एंड इक्विपमेंट। कितने रुपए का आ गया मशीन इक्विपमेंट, मशीन इक्विपमेंट आ गया हमारा 800 रुपए का, ठीक है साहब। क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी चढ़ा देते हैं फटाक से, मशीन एंड इक्विपमेंट ऐसे लिख देता हूं। कितने रुपए का है सर, 1750 का, ये भी चढ़ा दिया हमने, ठीक है सर। इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या लिखना है, खर्चा, क्या लिखना है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन पूरा कैलकुलेट करा है, रेफर कर लीजिए वर्किंग नोट नंबर 4। कितने का डेप्रिसिएशन निकला, 470, ये हमने यहां पे चढ़ा दिया। इसके बाद सर हमारे रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट में पैसा मिला था हमको 80 रुपए, ऑलरेडी आया हुआ है, 1500 रुपए यहाँ पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, मतलब सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। अरे हाँ, जबरदस्त एडजस्टमेंट था मेरे बच्चे ये, इसीलिए मैंने यहाँ पे सेल ऑफ इक्विपमेंट को छुड़वा दिया था, क्योंकि मेरे को आगे दिख गया था कि मशीन वगैरह है यहाँ पे। अरे हाँ की ना, डन। और नीचे भी मशीन इक्विपमेंट वर्ड था, ठीक है। चलिए आ जाइए, इसके बाद सर आगे चलते हैं अगली चीज पे, रेंट ऑफ ग्राउंड। रेंट ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड किराए पे दे दिया साहब आपने, तो सॉरी ग्राउंड का किराया दिया आपने साहब, क्योंकि पेमेंट साइट पर है, तो 250 रुपए का आपके पास से किराया चला गया। बताइए कोई बहुत स्पेशल बात है कि नॉर्मल खर्चा है सर, नॉर्मल खर्चा है, फटाक से जाके इधर पे डाल देंगे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, टू रेंट ऑफ ग्राउंड कितना रुपए, 250 रुपए। चलो आगे चलते हैं, कॉस्ट ऑफ टी, चाय वाय बनाने का खर्चा था साहब, तो ठीक है साहब, रेगुलर खर्चा है, 250 रुपए का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उठा के डाल दीजिए सर, टू कॉस्ट ऑफ टी, 250 रुपया, ये आपने डाल दिया। अच्छा बुक क्या करती है पता है आपको, यहाँ पे दिया ना कॉस्ट ऑफ टी, और अगर आपको याद हो यहाँ पे क्या था, रिसिप्ट ऑफ टी, तो बुक इनको एडजस्ट करती है, कहती 300 आया, 250 गया, तो 50 रुपए नेट आया तो 50 की इनकम डाल देती है। बात एक ही है, 250 खर्चा डालो, 300 की इनकम डालो, अल्टीमेटली 50 का ही आपका प्रॉफिट आ ही जाएगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। फेयर्स, किराया भरा हमने, कितना किराया भरा सर हमने, 400 रुपया किराया भरा, तो 400 रुपया खर्चा ये हो गया, टू फेयर्स डाल देता हूं मैं 400। पेमेंट साइड के आइटम को देख रहा हूं बच्चे, तो खर्चे ही होंगे ऑलमोस्ट सारे सारे, ठीक है। इसके बाद आ गए अगले आइटम है प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस। भैया पॉइंट नंबर 2 है इसके ऊपर, देख लेते हैं प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस पे क्या बोला। बोला कि 280 का आपने खर्चा पे करा है, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, कहां लिखूं, जगह ही नहीं बची, यहां लिख लेता हूं, ठीक है। कहा कि करेंट ईयर में आपने प्रिंटिंग का खर्चा कितना पे करा, 280, इतना पैसा आपने पे कर दिया, ठीक है। अब इधर पे आ जाइए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखते हैं, लिखा अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, कितना पैसा ड्यू था प्रिंटिंग के लिए, 1 अप्रैल 2021 को 100 रुपया हो गया, और 31 मार्च 2022 को 80 रुपए हो गया। इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि प्रिंटिंग एक खर्चा है और खर्चे का पैसा देना चाहिए। इस साल हमने 280 रुपए दे दिया है। कहा पिछले साल का 100 रुपए बकाया था, इस साल 80 बकाया है। आ जाइए हिसाब किताब कर लेते हैं। अगर बच्चे पिछले साल का 100 बकाया है, तो इसका मतलब हमने 280 की जो पेमेंट करी दुकानदार को, उसमें पिछले साल का 100 भी रख दिया होगा। तो पिछले साल का कोई भी अमाउंट था तो बताइए उसको पे करा होगा हमने, बिल्कुल पे करा होगा। लास्ट ईयर का जो अमाउंट था उसको पे करा होगा, हटा दीजिए। करेंट ईयर का बकाया है तो वो अभी भी बकाया होगा साहब। अगर वो अभी भी बकाया है साहब, तो कितना रुपए बकाया है, वो इस साल का ही खर्चा, उसको जोड़ देंगे। तो बताइए कितने रुपए खर्चा था, वो खर्चा है 80 रुपए। बड़ी सिंपल सी बात है, पिछले साल का कोई भी हिसाब किताब हो आपको हटा देना होता है, इस साल का कुछ भी बचा हुआ हो उसको जोड़ देना होता है। तो ये 80 रुपए का खर्चा आपका इसी साल का है, इससे आपका खर्चा बढ़ जाएगा, और 100 का पिछले साल का पेमेंट था उसको हटा दीजिए, तो 280 में से 100 हट गया, पिछले साल का 180 और 80 मिला दी 260। इसका मतलब इस साल का आपका प्रिंटिंग का खर्चा कितने का हो गया भैया, 260 का हो गया। इधर पे जाइए इनकम एंड एक्सपेंस चढ़ा दीजिए, टू प्रिंटिंग, कितना रुपए हो गया, 260। अगर इसको आपने वर्किंग नोट का नाम दिया हुआ है तो वर्किंग नोट यहां रेफर कर दीजिएगा, जो भी वर्किंग नोट आप बनाए इसको, ठीक है। 5 बोल दीजिएगा, ठीक है, मैंने 5 भी बोल देता हूं यहाँ पे, ये लिखिए, ठीक है सर।
ये आप बना दीजिएगा। तो 260 आपने नोट डाउन कर दिया। 280 का पेमेंट था, रिसीट पेमेंट में ऑलरेडी आ चुका है। 100 रुपया लास्ट ईयर का है। 100 रुपया का बेटा लास्ट ईयर का, पिछले साल का बकाया। पता हो पिछले साल आपके सर पे बाहर रहा होगा, बिल्कुल बाहर रहा होगा। तो पिछले साल की बैलेंस शीट में आ जाते हैं। पिछले साल की बैलेंस शीट में अगर आपके सर पे भार था, टेंशन थी, लाइबिलिटी थी, भैया आप पैसा देना था, तो ये क्या हो गया आपके लिए? ये हो गया आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एक्सपेंसेस। कितने के थे? 100 रुपए के। तो पिछले साल के आपके भार था, पिछले साल की बैलेंस शीट में डाल दिया। क्या इस साल भी भार कुछ है? बिल्कुल है सर। कितना बकाया है? आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग 80 रुपए का भार अभी भी हमारे सर पे इस साल का। तो उसको हमने करेंट ईयर की बैलेंस शीट में डाल दिया। तो ये आ गया हमारा करेंट ईयर की बैलेंस शीट में, ये आ गया हमारा लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में। बोलो हाँ कि ना? पिछले साल का आइटम पिछले साल की बैलेंस शीट में बकाया था, इस साल का आइटम इस साल की बैलेंस शीट में बकाया है। चलिए मेरे बच्चे फटाक से आगे चलते हैं। अगला आइटम आ गया रिपेयर्स टू इक्विपमेंट। क्या आ गया? रिपेयर्स टू इक्विपमेंट। अच्छा इसको टिक कर लेते हैं, ये हो गया, ये भी हो गया। यहां पे देखिए आप ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है, थर्ड नंबर पॉइंट बचा हुआ है बस, ठीक है। रिपेयर्स टू इक्विपमेंट साहब, रिपेयर्स टू इक्विपमेंट मतलब साहब आपने कुछ ना कुछ इक्विपमेंट को रिपेयर कराया होगा। बच्चे रिपेयरमेंट भली मशीन और इक्विपमेंट का होगा, ये खर्चा माना जाता है, इसको आप कैपिटलाइज नहीं करते हो, ठीक है। रिपेयर्स टू इक्विपमेंट सर आपने खर्चा करा 500 रुपए का, अगेन 500 का खर्चा करा साहब। क्या बोला गया है नीचे देख लेते हैं। चेक अनप्रेजेंटेड बिंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स। ओहो, चेक प्रेजेंट नहीं हो पाए। अरे यार हमने चेक काट के दे दिया, हमने बोला कि पैसा लेके चले जाओ, चेक दे दिया। अब भाई चेक प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है, चेक क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो भैया जब तक चेक क्लियर नहीं होगा क्या मेरे खाते से पैसा जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो जब तक पैसा मेरे खाते से चला नहीं जाता है मेरे बच्चे, वो खर्चा जो है वो स्टिल अनपेड ही माना जाएगा। दूसरे एग्जांपल से बात को समझाता हूं। मान लीजिए आप लोग मुझसे क्लास पढ़ रहे हो, आपने मेरे को चेक दे दिया, अब आप खुशी खुशी घूम रहे हो कि अरे सर चेक तो दे दिया, चेक तो दे दिया। अरे वो चेक क्लियर ही नहीं हो रहा है, अरे वो चेक प्रेजेंट ही नहीं करा मैंने, अरे वो चेक अभी तक बैंक में डला ही नहीं, या बैंक ने कैंसिल कर दिया, कुछ भी हो गया। जब तक वो चेक क्लियर नहीं होगा क्या फीस मुझे रिसीव होगी? नहीं होगी मेरे बच्चे। तो सुनने में तो ठीक लगता है कि हाँ चेक दे दिया मतलब पेमेंट दे दिया, बट रियल पेमेंट कब होती है? अब चेक क्या होता है बच्चे? क्लियर हो जाता है। तो जब तक चेक क्लियर नहीं होगा तब तक पेमेंट नहीं होगी। तो इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं चेक अनप्रेजेंटेड बिंग पेमेंट फॉर रिपेयर, ये बोलना चाह रहे हैं कि साहब अभी तक क्या है? रिपेयर का खर्चा अनपेड है, मतलब चेक आपका प्रेजेंट नहीं हुआ था। पिछले साल कितना अनपेड रह गया था? 300 रुपया। इस साल कितना रह गया? 260 रुपया। अरे हाँ कि 300 रुपया पिछले साल का अनपेड है, 260 इस साल का अनपेड है। मेरे बच्चों आ जाइए फटाफट हिसाब किताब लगा लेते हैं जल्दी से। इधर देखिए कितना खर्चा पे करा इस साल? 500। 500 का खर्चा पे करा हमने, ठीक है। करेंट ईयर रिपेयर कराया 500 रुपए दे के, 500 रुपए। पिछले साल का कोई पैसा था क्या? हाँ। पिछले साल का बकाया कितना था? 300। लास्ट ईयर का 300 माइनस कर दो, ठीक है। करेंट ईयर कुछ बकाया है क्या? हाँ। करेंट ईयर का बकाया है तो उसको जोड़ लोगे साहब। कितना करेंट ईयर का जोड़ना पड़ता है बच्चे? 260। तो 260 करेंट ईयर का जोड़ लिया आपने, बताइए कितना हो गया? तो 300 माइनस कर दिया, 260 जोड़ लिया आपने, 500 में 300 लगे, 200, 200 और 200 460। तो इसका मतलब इस साल का खर्चा कितना था आपका? 460 का खर्चा था। आई होप आप ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट लगा पा रहे होगे। बार बार आपके सामने हर इक्वेशन में आ रहा है, आपको बार बार ये निकालना पड़ रहा है कि इस साल की कितनी इनकम, इस साल का कितना खर्चा। तो उसको निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है, पिछले साल का जो भी इनकम या खर्चा था उसको हटा दीजिए, और साहब इस साल का अगर इनकम या खर्चा कोई मिला नहीं है, मिलने वाला तो जोड़ दीजिए। तो साहब आपका निकल के आ जाएगा कि इस साल की कितनी इनकम, इस साल का कितना खर्चा। तो भैया ये 500 का रिपेयरमेंट था, रिपेयर कराया था, 300 का पुराना खर्चा हटा दिया, 260 इस साल का बकाया है, जोड़ लिया हमने, 460 का हमारा खर्चा हो गया। 460 का खर्चा लेके हम फटाक से पहुंच गए टू रिपेयर। वर्किंग नोट जो भी बनाओगे नाम दे देना उसको, अमाउंट डाल दिया 460। अब बताइए इतना ही रिकॉर्ड होगा कि पिछले साल की बैलेंस शीट इस साल की बैलेंस शीट में भी जाएगा? डेफिनेटली जाएगा। लास्ट ईयर का 300 रुपया आउटस्टैंडिंग था पिछले साल का, तो पिछले साल की बैलेंस शीट में भागे हम लोग फटाक से लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में और जाके डाल दिया आउटस्टैंडिंग चेक फॉर रिपेयर, या आउटस्टैंडिंग रिपेयर भी लिख सकते हो आप। कितना बकाया था बेटा जी? 300। और इस साल का कितना बकाया है बेटा जी? इस साल का भी बकाया है, हमने डाल दिया आउटस्टैंडिंग रिपेयर ही लिख रहा हूं अकेला, चेक लिखने का जरूरत नहीं था। रिपेयर कितना बकाया? 260। तो पिछले साल का 260 बकाया है, लाइबिलिटी साइड जाके नोट कर दिया। पिछले साल का 300 बकाया था, लाइबिलिटी साइड जाके नोट कर दिया। आई होप आपको कहानी समझ में आ गई होगी। क्या है बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद सर आगे चलते हैं, फटाफट जल्दी चलते हैं। ये भी हमारा हो गया और ये भी हमारा हो गया, डन। इसके बाद ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, भैया सेक्रेटरी को सम्मानित निधि दी जा रही है, ग्रेटिट्यूड अमाउंट दिया जा रहा है 400 रुपए का। अच्छा पॉइंट भी है, पॉइंट नंबर 7 है, नीचे आखिरी में लिखा है ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर टू बी इंक्रीज बाय टोटल ऑफ 200। ओहो,
कहां 31 मार्च 2022। देखिए ये प्रीवियस ईयर, ये करंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर, ये करंट ईयर। कहा प्रीवियस ईयर में जो ऑनोरेरियम का खर्चा था वो 400 रुपए था। इस साल कहा गया कि जो खर्चा है साहब वो 200 से इंक्रीज हो गया है, तो मतलब 400 प्लस 200 खर्चा कितना हो गया? 600 रुपया खर्चा हो गया। कितना खर्चा हो गया भैया? 600 रुपया खर्चा हो गया। पहली बात तो ये लिखी हुई है। दूसरी बात यहां पे पढ़िएगा ध्यान से, ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ऑफ 2021, मतलब ये 400 रुपए कब का पे करा है आपने? पिछले साल का। पिछले साल का 400 रुपया आपने पे कर दिया मेरे बच्चे। तो मुझे बताइएगा ध्यान से, सबसे पहले हम हिसाब किताब किसका कर रहे हैं? करंट ईयर का। तो करंट ईयर का अगर हम हिसाब किताब करेंगे, सबसे पहले बताइए तो करंट ईयर खर्चा कितना है? करंट ईयर खर्चा है पूरा 600 रुपए, जो अभी तक दिया गया नहीं है। तो हम करंट ईयर के पूरे पहुंचते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाके लिख देंगे ऑनोरेरियम। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 7 कितना रुपए आ गया सर? 600 रुपए। ये हमारा इस साल का खर्चा है। पहली चीज हमने नोट डाउन कर दी। ठीक है, दूसरी चीज, पिछले साल का कितना बकाया था साहब? 400 रुपया। अरे अगर इस साल पे हो रहा है इसका मतलब पिछले साल बकाया रहा होगा। बिल्कुल साहब, अभी अभी पे कराया आपने, तो 400 पिछले साल का बकाया था। तो दौड़ लगा के जाइए पिछले साल की बैलेंस शीट में और जाके बता दीजिए कि 400 रुपया आपका पिछले साल का बकाया था ऑनोरेरियम। 400। ठीक है, इस साल पे हुआ। अब बताइए एडजस्टमेंट सारे हो गए कि बाकी है? बिल्कुल बाकी है मेरे बच्चे। 600 रुपए का आपने खर्चा तो चढ़ा लिया इस साल का, 400 का आपने पिछले साल का बकाया था वो भी डाल दिया। इस साल का जो 600 का खर्चा है उसको भी डबल टाइम रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मुझे बताइए क्या वो पैसा आपने पे कर दिया है कि नहीं करा? आपने यहाँ पे पेमेंट साइड में लिख रखा है ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ऑफ 2021, मतलब पिछले साल का मात्र पेमेंट हुआ है, इस साल का पेमेंट हुआ ही। तो इस साल का अगर पेमेंट नहीं हुआ है बच्चे, तो आपको इस साल का पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने की जिम्मेदारी आपके सर पे है। तो इस साल का जो 600 रुपया है, जो आपका खर्चा है, वो आउटस्टैंडिंग भी है, बकाया भी है। तो आपने बैलेंस शीट में जाके कबूल करना पड़ेगा, हमारे ऊपर लायबिलिटी है आउटस्टैंडिंग ऑनोरेरियम 600 रुपए। तो ऐसा हो जाएगा। पिछले साल का 400 हमने पिछले साल की बैलेंस शीट में डाल दिया, वो क्लियर हो चुका है। इस साल का 600 हमने पे नहीं करा है, तो हमने लायबिलिटी में बैलेंस शीट में डाल दिया और इनकम एंड एक्सपेंडिचर खर्चे में बुक कर लिया। बोलिए साहब क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ये एडजस्टमेंट भी हो गया। लास्ट में जाके हमको साहब कुछ करेंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं और मतलब बैंक के और कैश के बैलेंस दे रखे हैं। फटाफट इनको जाके लिख लेंगे। डिपॉजिट अकाउंट का 3090, करेंट अकाउंट का 150, कैश इन हैंड का 250। ये हमारे सारे के सारे कैश के क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। क्लोजिंग बैलेंसेस कहां पे जाएंगे? ये जाएंगे हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट, मतलब करंट ईयर की बैलेंस शीट में। तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में फटाफट जाके लिख देंगे हम लोग 3090। मैं तो अमाउंट याद रखने वो भूल गया। 3090 डिपॉजिट अकाउंट, फिर करंट अकाउंट का 150, कैश इन हैंड का 250। करेंट अकाउंट 150, कैश अकाउंट 250। ठीक है, 250 है ना, ये 8 तो नहीं लग रहा, दोनों को सही कर देता हूं वरना मैं ही गलत जोड़ लूंगा। 150 एंड 250, अरे हाँ कि ना। तो ये करेंट अकाउंट हो गया, ये कैश अकाउंट हो गया और ये हमारा काम खत्म हो गया। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है साहब? बिल्कुल, हमने इसको भी नोट डाउन कर लिया। बच्चे अब आप देखो पूरे क्वेश्चन में एक एक शुरू से शुरू करा था, कोई आइटम नहीं बचा, सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, सब कुछ हो गया, नीचे ऊपर सब कुछ हमने नोट डाउन कर लिया, सारी चीजों को हम लिख के आ गए, मतलब सारा हिसाब किताब डन हो चुका है। अब जो ये सारा हिसाब किताब डन हो चुका है भैया, तो अब क्या करना होगा? अब आपको क्लोज करना स्टार्ट करना पड़ेगा, किताबें बंद करना शुरू करना पड़ेगा। बंद करने का सीक्वेंस हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहले आप बंद कीजिए ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट को आप सबसे पहले क्लोज करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा? आपके पास निकल के आएगा ओपनिंग कैपिटल फंड। इस ओपनिंग कैपिटल फंड को आप कहां ट्रांसफर कर देंगे? ट्रांसफर कर दीजिएगा आप इसको अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, मतलब करेंट ईयर की बैलेंस शीट में। डन। फिर आप क्लोज करिएगा सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लोज करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस, मतलब सरप्लस या डेफिसिट, जो भी निकल के आएगा उसको आप लेके आ जाओगे अपने करेंट ईयर की बैलेंस शीट में और लास्ट में आके करेंट ईयर की बैलेंस शीट को क्लोज करेगा। क्या ये बात क्लियर है? डन। चलिए सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट को बंद कर देते हैं फटाफट। इधर देखिएगा बच्चे, कैलकुलेटर उठा लेता हूं। एसेट 800 आप भी उठा लीजिए। 800 प्लस 150 प्लस 100 प्लस 600 प्लस 2230, ये हो गया 3880। यहां का भी कितना होगा? 3880। माइनस कर देता हूं 400, माइनस कर देता हूं 100, माइनस कर देता हूं 300, तो ये आ गया 3080। 3080 मेरे बच्चे हमारा आ गया
हमारा आ गया ओपनिंग कैपिटल। कितना आ गया हमारा ओपनिंग कैपिटल? इस साल का कैपिटल हो गया हमारा कैपिटल फंड, विच इज बेसिकली अ बैलेंसिंग फिगर। इस साल का जो भी फिगर होगा, अच्छा कैसे निकाला समझ में आ गया ना आपको? हाँ हाँ, मैंने तो बताने भूल गया। 3880 यहाँ का टोटल था, यहाँ का भी इतना ही होगा। इन तीनों को मैंने पकड़ के माइनस कर दिया, तो जो बैलेंस फिगर आएगा वो निकल के आ जाएगा। डन। तो ये बैलेंस फिगर हमारा कैपिटल फंड निकल के आ गया 3080। डन, ठीक है। अब फटाक से अपन इधर आ जाते हैं अपनी इस साल की बैलेंस शीट में। जाके अपन लिख दिया, नीचे ही लिख देता हूं, जगह नहीं बची ऊपर। कैपिटल फंड, ओपनिंग कैपिटल फंड। ओपनिंग कितना आया? 3080। ये मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है। यहां पे छोटा सा लिख देता हूं, वर्किंग नोट नंबर 1 में इसको बना रखा है, ठीक है। ये मैंने कर दिया। इसके बाद बच्चे वर्किंग नोट रेफर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद फटाक से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाइए। इसको बंद कर लेते हैं जल्दी से। देखते हैं साहब, इनकम ज्यादा कि एक्सपेंडिचर? बताइए, इनकम का टोटल लगाऊंगा एक्सपेंडिचर का? इनकम ज्यादा लग रहा है, 2550 का फिगर बड़ा लग रहा है, इनकम का लगा लेता हूं। 2550 प्लस 50 प्लस 300 प्लस 100 प्लस 780 आ गया 3780। यहां का टोटल भी कितना होना चाहिए? 3780। माइनस कर देता हूं साहब, 1050 470 250 250, भैया ये 5 ही है ना, 8 तो नहीं है। 400 260, मैं अपनी राइटिंग से परेशान हूं। 460 600, इतना खर्चा हो गया। तो साहब ये तो मुश्किल से निकल के आया 40 रुपया। 40 का सिर्फ अमाउंट निकल के आ गया, तो मैंने यहां लिख लिया 2। इनकम साइड ज्यादा है बच्चे एक्सपेंस से, तो ये फायदा हो जाता है। और फायदे को आप क्या बोलते हो सर? फायदे को आप यहां बोलते हो एनपीओ केस में सरप्लस, है ना। ये आपके लिए प्रॉफिट है, बेसिकली आपका सरप्लस आ गया, ठीक है, 40 रुपए का। अब ये जो सरप्लस आया, इसको कहां लेके जाओगे? इसको आप सर अपनी बैलेंस शीट में लेके जाओगे। आपने उठाया सरप्लस को, ले जाके दौड़ लगा दिया, दौड़ लगा दिया फटाक से। यहां पे हम लेके आ गए सर सरप्लस को, यहां हमने जोड़ दिया सरप्लस 40 रुपए। अरे हाँ कि ना, 3080 प्लस 40 कर देते हैं, हमारा निकल आएगा टोटल 3080 प्लस 40 कितना होता है सर? 3120। ये हमारा हो गया कैपिटल भी 3120। बाकी मेरे साथ सारी चीजें हम इधर पे लिख चुके हैं। आ जाइए बैलेंस शीट टैली, तो मतलब हम जीत गए हैं जंग, वरना कुछ गड़बड़ करके आ गए। 600 प्लस 260 प्लस 80 प्लस 300 प्लस 1000 प्लस 3120, ठीक है। ये आ गया 5360, ठीक है। इधर टोटल भी लगा लेते हैं अपन फटाक से। 1750 प्लस 20 प्लस 100 प्लस 3090 प्लस 150 एंड प्लस 250, 5360। बहुत जबरदस्त, ये हमारी हो गई बैलेंस शीट टैली। अगर ऐसा भी रह जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, आप तो बस इतना करके छोड़ के आ जाइएगा। सर इतने सारे वर्किंग नोट क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे क्या? बच्चे जितने बन सके उतने बनाइए। बैलेंस शीट तो आपको बनानी है, आपको सब्सक्रिप्शन का हिसाब किताब का बनाना है, आपको एसेट की डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन बनाना है, ये 3 तो मैंडेटरी है। इसके बाद सारे के सारे खर्चों के ऑलमोस्ट सिमिलर वर्किंग नोट्स थे। अगर आप बनाना चाहो तो उनको बुक ने एक कॉमन वर्किंग नोट करके बनाया होता है। आप चाहो तो लेसन 7-8 रेफर करना, वहां देखना कॉमन वर्किंग नोट कैसे बनाया था उन्होंने। और वो भी ना बनाने का टाइम हो तो उसको आप क्वेश्चन में प्लस माइनस करके सॉल्व करके लिख देना। बट ये 3 वर्किंग नोट तो आपको बनाने पड़ेंगे, सब्सक्रिप्शन वाला, ओपनिंग बैलेंस शीट वाला और आपका मशीनरी अकाउंट का, जो भी मशीन इक्विपमेंट अकाउंट था उसके डेप्रिसिएशन वाला, ठीक है। तो जबरदस्त सवाल था साहब, हमने कैलकुलेट कर लिया, बड़ा सवाल था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट आपके बच्चे लगेंगे, अक्रूवल कॉन्सेप्ट आपका कमांड होना चाहिए, वरना मैं यहाँ पे इस स्टेज पे जाके उसको संभाल नहीं पाऊंगा, उसको समझा नहीं पाऊंगा। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टाटा बाय बाय।